हिंदी अध्याय 271 समायोजित कठिनाई। बोन जायंट्स के हमले से उत्पन्न भूकंप के झटकों को कम करके नहीं आंका जा सकता था। उनके भूकंप के झटकों के कारण आसपास के कई लोग जमीन पर गिर पड़े और रेत के नीचे दब गए, जिससे वे अन्य लोगों और उन मरे हुए लोगों की नजरों से ओझल हो गए, जिन्होंने अंततः उन दुर्भाग्यपूर्ण पीड़ितों को कुचल दिया। आसपास का वातावरण कांप उठा और रेत के बादल उठने लगे। उन्होंने चारों ओर अपना प्रभाव फैलाया, बोन जायंट्स को ढक लिया और डैनियल की ओर तेजी से बढ़ने लगे। डैनियल को अपनी ओर आती रेत के कणों से प्रभावित होना चाहिए था, हालांकि उसने रेत पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय उसने अपनी एक जादुई वस्तु को बुलाया। वह कलाकृति एक गहरे लाल रंग का मुखौटा था जिसने उसका पूरा सिर ढक रखा था। इसने उसकी देखने की क्षमता और अन्य इंद्रियों को असाधारण रूप से बढ़ा दिया था। डैनी ने कुछ और सिल्वरची तलवारें बुलाईं और उन्हें नियंत्रित करके उनकी धुरी पर घुमाया, फिर उन्हें तीनों अस्थि दैत्यों पर फेंक दिया। इसके बाद वह एक अस्थि दैत्य की ओर दौड़ा। उसने जमीन से पैर उछाले और हवा में ऊंची छलांग लगाई। वह अस्थि दैत्य की एक पसली पर उतरा और ऊंची छलांग लगाने ही वाला था कि तभी उसकी नजर किसी ऐसी चीज पर पड़ी जिसने उसका ध्यान आकर्षित किया। उसने पसलियों से पैर मारकर खुद को ऊपर उठाया और दूसरे अस्थि दानव के कंधों पर कूद गया। अस्थि दानव डैनी पर हमला करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गलती से उसने अपने ही साथी को मार दिया। रा एंड अल्फा सन ओमाइक्रोन वी एप्सिलॉन एल सी ओमाइक्रोन एम भारी तलवार का वार इतना जोरदार था कि बोन जायंट की पसली पर गहरा घाव हो गया। ये देखकर कि मरे हुए लोग मित्रवत हमले की परवाह नहीं करते, डैनी ने कुछ आजमाने का फैसला किया। वह बोन जायंट के कंधे पर सवार होकर उसकी गर्दन के करीब पहुंच गया। बोन जायंट, जिस पर वह खड़ा था, ने उसे झटकने की कोशिश की, लेकिन डैनी इतना दृढ़ था कि उसने उसके साथ एक तरह का रोडियो खेल खेला। हालांकि ये तमाशा ज्यादा देर तक नहीं चला। जैसे ही बचे हुए दोनों बोन जायंट्स ने डैनी पर वार किया, ये सब खत्म हो गया। उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की कि उनकी तलवारें बहुत लंबी थीं और उनका वार दूसरे बोन जायंट की गर्दन पर भारी पड़ेगा। क्या वे सजीव एंडेड हैं? क्या इसीलिए प्राइमर्डिवल पिरामिड इस लड़ाई को प्रारंभिक परीक्षा मानता है? या फिर प्राइमर्डिवल पिरामिड ने अपने आसपास के सभी लोगों के स्तर को भांपने के बाद प्रारंभिक परीक्षा का कठिनाई स्तर कम कर दिया? डैनियल फोंग ने सोचा। यह सर्वविदित था कि प्राचीन खंडहर घुसपैठियों की शक्ति के अनुसार अपनी कठिनाई का स्तर कुछ हद तक समायोजित कर लेते थे। प्राचीन खंडहर इसलिए अस्तित्व में आए थे क्योंकि उत्पत्ति विस्तार की इच्छा चाहती थी कि युवा पीढ़ी प्राचीन अवशेषों की खोज करे। उत्पत्ति विस्तार में रहने वाले लॉर्ड्स को सशक्त बनाकर उत्पत्ति विस्तार की इच्छा क्या हासिल करना चाहती थी, यह अज्ञात था, लेकिन ये स्पष्ट था कि इच्छा उन लोगों के लिए सुनहरे अवसर पैदा करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी जो जोखिम उठाने को तैयार थे। प्राइमर्डिवल पिरामिड की सबसे कम कठिनाई का स्तर चुना गया होगा, जिससे श्रेष्ठ प्राणियों और पौराणिक अस्तित्वों की पूर्ण युद्ध क्षमता को सीमित किया जा सके। डैनी ने अब तक केवल दूसरे स्तर पर एक ही पौराणिक जीव से लड़ाई की थी, वह भी तब जब वह अभी बच्चा था, लेकिन वह जानता था कि वह तीनों अस्थि दानवों की तुलना में कहीं अधिक घातक और कहीं अधिक बुद्धिमान था। डैनी, लामिया क्वीन, उसके अधीन काम करने वाले अवेकेंड और उसके सबसे शक्तिशाली समन्स के संयुक्त प्रयास के बावजूद भी दूसरे स्तर पर मिथिकल एग्जिस्टेंस को मारना असंभव था। जो उस समय असंभव लग रहा था, वह अब वैसा नहीं लग रहा था। अब डैनी को पूरा भरोसा था कि वह बोन जायंट्स को मात दे सकता है और यह सुनिश्चित कर सकता है कि वे उस पर हमला करने की जल्दबाजी में एक दूसरे को मार डालें। सबसे आसान चुनौती तो मैं आसानी से पार कर सकता हूं। शुरुआती परीक्षण भी हम बिना ज्यादा नुकसान उठाए पूरा कर सकते हैं, डैनी ने खुद से कहा, और वह हवा में बेहद तेज गति से आगे बढ़ रहा था। उसने अपने नीचे चांदी की ची तलवारें प्रकट की और दो अस्थि दानवों के तलवार के वार से बचने के लिए भागने लगा। तीसरे अस्थि दानव को दो भारी तलवारों का वार लगा। वह मरा तो नहीं, लेकिन उसकी गर्दन टूट गई। गहरी दरारें पड़ गई थीं, जिससे डैनी को मौका मिल गया। उसने अपनी एक चौथाई से अधिक ऊर्जा का उपयोग करते हुए अर्धचंद्राकार तलवार की ऊर्जा धारा को मुक्त किया, जिससे अस्थि दानव की गर्दन कट गई। इसके बाद उसने ची तलवारों को सीढ़ियों की तरह इस्तेमाल करते हुए हवा में आगे बढ़ना जारी रखा। कुछ समय के लिए अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए कई शुद्ध औषधियों का सेवन करने के बाद उसका शरीर तरोताजा महसूस करने लगा और उसकी ऊर्जा तेजी से भर गई। उसके भीतर की मूल ऊर्जा भी सामान्य से कहीं अधिक प्रबल महसूस हो रही थी। इसी वजह से हवा में इधर उधर घूमना उसके लिए और भी आसान हो गया था। डैनियल आमतौर पर हवा में उड़ने के लिए अपनी सोलर ट्रेड का इस्तेमाल नहीं करता था, लेकिन बड़े दुश्मनों का आमने सामने मुकाबला करना कहीं ज्यादा आसान था।
वह गिरने से पहले ऊंची छलांग लगाकर और ज्यादा ची तलवारें बनाकर आसानी से अपनी ऊंचाई बदल सकता था, या जमीन के करीब पहुंचने पर नीचे कूदकर एक ची तलवार प्रकट कर सकता था। वह ची तलवारों का इस्तेमाल स्प्रिंगबोर्ड की तरह करके अपने पैरों को जबरदस्त ताकत से चला सकता था और गति बढ़ा सकता था। और डैनी ने ठीक यही किया जब उसे पता चला कि प्राइमडेवल पिरामिड की कम कठिनाई के कारण बोन जायंट्स की चेतना सीमित हो गई है। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। अन्य अनडेड इतने प्रतिबंधित नहीं थे, लेकिन बोन जायंट्स और नेक्रोस्फिंक्स की बुद्धि और युद्ध प्रवृत्ति प्रतिबंधित थी। मानो प्राइमडेवल पिरामिड ने पौराणिक अस्तित्वों को केवल श्रेष्ठ प्राणियों में बदलने की कोशिश की हो ताकि वे उनसे लड़ने में उसकी मदद कर सकें। डैनी को प्राचीन खंडहरों पर प्रतिबंध लगाने के पीछे विल के तर्क को समझने की जरूरत नहीं थी। उसका ध्यान केवल इस बात पर था कि उसकी सेना अन्य सेनाओं से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। वह स्पष्ट रूप से समझ सकता था कि उसकी सेना का टीम वर्क असाधारण था और उसके लोगों को अनुबिराट्स और अन्य शक्तिशाली जीवों जैसे कि विशालकाय घूल सर्प और क्रिप्ट घूल से निपटने में कोई समस्या नहीं थी। इसके विपरीत अन्य लॉर्ड्स की सेनाओं को एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा था। वे नेक्रोस्फिंक्स को रोक भी नहीं पा रहे थे। उन्होंने अनुबिराट्स को बोन जायंट्स के साथ तबाही मचाने की अनुमति दी और क्लेशबिट्स को काफी पीछे रहकर अपने घातक तीरों से एक के बाद एक शक्तिशाली समन को मार गिराने के पर्याप्त अवसर दिए। डैनी अपने अधिकांश तुरुप के पत्तों का इस्तेमाल करते हुए तीसरे स्तर के दो छोटे पौराणिक जीवों से अकेले ही लड़ रहा था। अपने तुरुप के पत्तों को प्रकट करना और उनका उपयोग करना मूर्खतापूर्ण लग सकता था, लेकिन डैनियल अपनी युद्ध क्षमता से भलीभांति परिचित था और जानता था कि अगर उसके पास विशेष औषधियां और उसकी महाकाव्य स्तर की तृतीय स्तरीय तलवार न होती तो वह अस्थिर दैत्यों से कभी नहीं लड़ पाता। फिर भी उसने बोन जायंट्स को कम नहीं आंका। एक भी गलती सब कुछ बर्बाद कर देती। अन्य लॉर्ड्स ने अभी तक अपने तुरुप के पत्ते नहीं खोले थे। वे दूसरे लॉर्ड्स से बहुत सावधान थे और अंतिम युद्ध से पहले अपने गुप्त तुरुप के पत्ते प्रकट करने को तैयार नहीं थे। आखिरकार अंतिम युद्ध तो प्राइमडेवल पिरामिड पर विजय प्राप्त करने के बाद ही होना था। उन्होंने एक दूसरे से यही वादा किया था। लेकिन डैनी की सोच अन्य लॉर्ड्स से अलग थी। यदि वह प्राइमडेवल पिरामिड की विजय के संघर्ष में अपनी प्रजा की रक्षा सुनिश्चित कर लेता तो उसे अन्य लॉर्ड्स के मुकाबले संख्यात्मक लाभ प्राप्त हो जाता। उनके हताहतों की संख्या अत्यधिक थी। इसका कारण उनकी सेनाओं की विशाल संख्या भी हो सकती है। आखिरकार तीनों लॉर्ड्स में से प्रत्येक के पास लगभग 100,000 सैनिकों की सेना थी। लेकिन इन सामंतों के पास केवल उनकी विशाल संख्या ही थी। उनमें से किसी के पास भी 100,000 योद्धाओं का उचित और सावधानीपूर्वक पालन पोषण करने के साधन नहीं थे। प्रत्येक को मूल्यवान औषधि और शस्त्रों से लैस करने की बात तो दूर की थी। उनके रहने सहने का खर्चा ही इतना अधिक था कि वह उनके क्षेत्रों की आय का एक बड़ा हिस्सा खा जाता था। इस बीच डैनी असाधारण हथियारों और औषधियों से लैस एक छोटी सेना से संतुष्ट था। उसके क्षेत्र के प्रशिक्षक उसकी प्रजा के प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित कर सकते थे, जबकि योद्धाओं की छोटी सेना आपसी समझ और व्यक्तिगत रणनीतियों के साथ समूह बना सकती थी। कुल मिलाकर डैनी की सेना संख्या के हिसाब से भले ही छोटी लगे, लेकिन उनकी युद्ध क्षमता और बुद्धि असाधारण थी। उनमें से एक ही किसी भी अन्य लॉर्ड के 5 समन का सामना करने के लिए पर्याप्त था और उन्हें कोई नुकसान भी नहीं होता। डैनी की एकमात्र चिंता नेक्रोस्फिंक्स और बचे हुए बोन जायंट्स को खत्म करने की उसकी क्षमता थी। उसके अधीन मौजूद अवेकेंड और उसके सबसे शक्तिशाली समन्स को नेक्रोस्फिंक्स के सामने काफी मुश्किल हो रही थी। अब तक उसके 2 अवेकेंड मारे जा चुके थे, जबकि बाकी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उनके भी मरने में बस कुछ ही समय बाकी था। जब तक नेक्रोस्फिंक्स आजाद होता, डैनी की प्रशिक्षित सेना भी इस भयानक जीव का सामना नहीं कर पाती। स्थिति को समझते हुए डैनी ने अपने शरीर में अधिक ऊर्जा प्रवाहित की। उसकी तलवार के चारों ओर प्रबलित तलवार ऊर्जा और भी सघन हो गई। डैनी एक अस्थि दानव के सिर के सामने प्रकट हुआ और तलवार को उसकी आंखों के बीचों बीच गहराई तक घुसा दिया। फिर उसने संपीड़ित प्रबलित तलवार ऊर्जा को एक झटके में छोड़ दिया। अस्थि दानव की खोपड़ी में दरार पड़ने लगी। वह तुरंत नहीं टूटी, लेकिन डैनी घबराया नहीं। इसके विपरीत उसने और अधिक ऊर्जा का प्रयोग करते हुए तलवार ऊर्जा के दूसरे और तीसरे झटके उत्पन्न किए और अस्थि दानव की खोपड़ी को चकनाचूर कर दिया। अगले ही पल डैनी के पीछे आखिरी बचा हुआ बोन जायंट प्रकट हुआ। उसने उस पर वार किया, इस बात की परवाह किए बिना कि उसके हमले के पूरे प्रभाव से उसके साथी की गर्दन आसानी से कट गई, जिससे उसका शेष शरीर ताश के पत्तों के घर की तरह ढहकर जमीन पर गिर पड़ा। डैनी ने अपने नीचे एक ची तलवार बनाए और उस ची तलवार की मदद से हवा में उछलकर बोन जायंट की तलवार को आसानी से चकमा दिया। फिर उसने अपने बगल में एक और ची तलवार बनाई,
डैनी ने अपने शरीर को झुकाया और ची तलवार को स्प्रिंगबोर्ड की तरह इस्तेमाल करते हुए बोन जायंट की ओर छलांग लगाए। उसने अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर आगे की ओर छलांग लगाए और अपनी बची हुई प्रबलित तलवार ऊर्जा का अधिकांश हिस्सा अपने तलवार के उपकरण को विस्तारित करने में लगाया। अगले ही पल डैनी तोप के गोले की तरह हवा में उछला और टकराते ही उसकी तलवार बोन जायंट की खोपड़ी को भेद गई। अब केवल नेक्रोस्फिंक्स को ही लड़ना बाकी था, क्योंकि उसकी ऊर्जा का भंडार पवित्र रेगिस्तान की तरह सूख चुका था। जबकि दक्षिणी द्वार के पास मौजूद बोन जायंट्स को हरा दिया गया था, डैनी ने तुरंत अपना रुख बदल लिया। नेक्रोस्फिंक्स के पास पहुंचते हुए उसने आसपास की मूल ऊर्जा को निष्क्रिय रूप से अवशोषित कर लिया। जैसे ही डैनी नेक्रोस्फिंक्स के पास पहुंचा, उसने एक विशाल धूसर रंग की चेन उठाई जो हल्की हल्की चमक रही थी। इसके बाद उसने धूसर रंग की जंजीर अपने अनुयायियों की ओर फेंकी, जिन्होंने अपनी कमरबंदों से लटकती थैलियों से मॉन्स्टर कोर निकाले। मॉन्स्टर कोर को धूसर जंजीर से दबाया गया, जिसने स्वाभाविक रूप से उनके अंदर संचित ऊर्जा को अवशोषित कर लिया। जब दानवों के आंतरिक अंगों की ऊर्जा समाप्त हो गई, तो वे बिखर गए। उसी समय विशाल श्रृंखला से निकलने वाली चमक और भी तीव्र हो गई। नेक्रोस्फिंक्स को काबू में करने पर ध्यान केंद्रित करो, डैनी ने अपने चारों ओर मौजूद हजारों योद्धाओं से जोर से चिल्लाकर कहा, इससे पहले कि वह उस ऊर्जा के अंशों से प्रकट हुई एक ची तलवार में जंजीर बांध दे, जिसे उसने अभी अभी पुनः प्राप्त किया था। ची तलवार ने बेहद तेज गति से हवा में उछाला गया। ये नेक्रोस्फिंक्स के पंखों के ठीक ऊपर पहुंचा और कुछ ही देर बाद एक सुंदर चाप बनाते हुए नीचे गिरा। ये डैनी के क्षेत्र में मौजूद लामिया बरसेरकस के बगल में जमीन में गहराई तक धंस गया। लामिया बरसेरकस और आसपास मौजूद सभी लोगों ने उन जंजीरों को उठा लिया जो जादुई रूप से हिलती हुई प्रतीत हो रही थी और नेक्रोस्फिंक्स के पंखों के चारों ओर घूम रही थी, इससे पहले कि उसे पता चले कि कुछ गड़बड़ है। जैसे ही नेक्रोस्फिंक्स ने अपने पंख फड़फड़ाकर अपनी स्थिति बदलने की कोशिश की, उसने देखा कि उसकी जल्दबाजी भरी हरकतों के कारण जंजीरें और भी उलझ गईं। वे और कस गईं, जिससे नेक्रोस्फिंक्स की हरकतें और भी बाधित हो गईं। अगले ही पल सैकड़ों बहादुर योद्धा जंजीरों का निचला सिरा अपने कंधों पर रखे हुए जानलेवा ढंग से नेक्रोस्फिंक्स की ओर दौड़ पड़े। तेजी से हरकत करते हुए वे नेक्रोस्फिंक्स के पैरों के चारों ओर घूमने लगे, जबकि लामिया बरसेरकस ने जंजीरों के ऊपरी सिरे को खींचना शुरू कर दिया। लामिया बरसेकर की कार्रवाई ने नेक्रोस्फिंक्स का ध्यान 2 सेकंड के लिए भटकाया और उसे सीमित कर दिया। सैकड़ों बहादुर आत्माओं के लिए नेक्रोस्फिंक्स के इलाके से निकलना इतना आसान नहीं था, लेकिन उनमें से अधिकांश को भागने में सफलता मिल गई। नेक्रोस्फिंक्स के पैर और पंख आपस में उलझ गए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह राक्षस पराजित हो गया था। वह अनियंत्रित रूप से छटपटाता और फड़फड़ाता रहा, हवा में बेरहमी से वार करता रहा। डैनी ने महसूस किया कि उसके दर्जनों अनुयायी पल भर में मर गए। उनकी अटूट निष्ठा की कड़ियां हमेशा के लिए टूट गईं, और उनके अवशेष पवित्र रेगिस्तान की झुलसा देने वाली गर्म रेत पर बिखर गए, जिससे रेगिस्तान लाल हो गया। युद्ध क्षेत्र भयावह था, लेकिन डैनी जानता था कि कुछ बलिदानों के बिना वे नेक्रोस्फिंक्स को हरा नहीं सकते। अनंत की जंजीरों का उपयोग करने के बावजूद, जिन्हें तभी तोड़ा जा सकता था जब उनमें संग्रहित मूल ऊर्जा का प्रत्येक अंश समाप्त हो जाए, डैनी को यकीन नहीं था कि वे जीत पाएंगे। अनंतता की जंजीरें एक पौराणिक प्राणी से उनकी पहली मुठभेड़ के कुछ ही समय बाद गढ़ी गई थीं। ये बेहद महंगी थी और एक पौराणिक प्राणी की प्रतिरोधक शक्ति के विरुद्ध इसे बनाए रखने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती थी, लेकिन यह असाधारण रूप से उपयोगी थी। अनंतता की जंजीरों के नेक्रोस्फिंक्स के पैरों और पंखों पर कसने के बाद उसकी गतिविधियां बुरी तरह सीमित हो गईं। वह अभी भी अपने दरांती जैसे धारदार हाथों से अपने आसपास के लोगों को काट सकता था, लेकिन डैनी की सेना की सबसे शक्तिशाली टुकड़ियों को आखिरकार कुछ और सेकंड का समय मिल गया था ताकि वे शक्तिशाली हमले कर सकें। इसके सिर पर अपना ध्यान केंद्रित करो। सबसे पहले सबसे शक्तिशाली और विनाशकारी हमलों का प्रयोग करो, फिर विस्फोटक ऊर्जा से भरे तीरों को चलाना शुरू करो। खर्चों की चिंता मत करो, बस हमले पर ध्यान दो। डैनी ने कुछ ऊर्जा औषधियां लेने से पहले आदेश दिया। उसकी प्राकृतिक ऊर्जा की पुनःपूर्ति बहुत तेज थी। हालांकि डैनी को पक्का पता नहीं था कि नेक्रोस्फिंक्स के उन्माद में आने से पहले उसके पास कितना समय है। एक बार जब उसे पता चलता है कि उसका जीवन खतरे में है, तो अधिकांश पौराणिक जीव अपनी शक्ति बढ़ाने के बदले अपनी जीवन शक्ति का उपयोग कर लेते हैं। उस समय तक उसे मारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए नेक्रोस्फिंक्स के उन्माद में आने से पहले ही उसे अपना घातक प्रहार तैयार करना था। साथ ही उसके अधीनस्थों को एक छोटा सा रास्ता बनाना था ताकि वह एक ही वार में नेक्रोस्फिंक्स को मार सके। आखिरकार नेक्रोस्फिंक्स की रक्षा प्रणाली अस्थि दानवों की तुलना में कहीं अधिक मजबूत थी।
डैनी को ये देखकर काफी हैरानी हुई कि बोन जायंट्स कितनी आसानी से हार गए। उनकी पराजय से यह स्पष्ट हो गया कि प्राइमर्डिवल पिरामिड की प्रारंभिक परीक्षा को पार करना असंभव नहीं था। बस पर्याप्त शक्ति और किसी तरह की रणनीति की जरूरत थी। भले ही बाकी लोग बोन जायंट्स और पवित्र रेगिस्तान के अन्य मरे हुओं को हराने के लिए संघर्ष कर रहे थे, डैनी हर चुनौती के लिए तैयार था। उसने पिछले कुछ महीनों में पवित्र रेगिस्तान से जुड़ी हर तरह की कहानियों और किंवदंतियों पर शोध किया था। यहाँ तक कि द्वितीय युग के ठीक बाद लिखी गई परियों की कहानियों का भी उसने गहन अध्ययन किया था, ताकि प्राइमर्डिवल पिरामिड पर हमले के दौरान कोई राक्षस जाल या कोई अन्य समस्या न आए। इस बीच ऐसा लग रहा था कि बाकी लॉर्ड्स को पूरा यकीन था कि 4 लॉर्ड्स अपनी सेनाओं के साथ प्राइमर्डिवल पिरामिड से आसानी से निपट लेंगे। भले ही उन्होंने पर्याप्त तैयारी कर ली हो, लेकिन डैनी ने अपने शोध में जो समय, मेहनत और पैसा लगाया था, उसके सामने वह कुछ भी नहीं था। उनके व्यापक शोध के कारण ही वे पवित्र रेगिस्तान क्षेत्र के छिपे हुए इलाके में इतने लंबे समय तक जीवित रह सके, और यही कारण था कि उन्हें नेक्रोस्फिंक्स को मारने का भाग्य मिला था। नेक्रोस्फिंक्स की ठोड़ी पर ध्यान केंद्रित करो। ठोड़ी का ऊपरी हिस्सा उसके बाकी शरीर से कमजोर है। एक बार टूट जाने पर हमारे पास हमले के लिए एक केंद्रित क्षेत्र होगा। डैनी ने ऊर्जा औषधियां प्राप्त करने के बाद तीसरा आदेश दिया। उसके शरीर में घूम रही मूल ऊर्जा धीरे धीरे उसके ऊर्जा भंडार में समाहित होकर जमा हो गई। इसके बाद वह नेक्रोस्फिंक्स के चारों ओर घूमने लगा, जबकि उसकी सेना का अधिकांश हिस्सा अनंत की विशाल जंजीरों को थामे हुए नेक्रोस्फिंक्स को जकड़े रहा। इसी बीच सबसे शक्तिशाली जागृत और सम्मन ने अपने विनाशकारी हमलों की तैयारी की, जिन्हें उन्होंने एक के बाद एक अंजाम दिया। नेक्रोस्फिंक्स का पोस्टेज टूट गया, जिससे समन्स और अवेकेंड को हमला करने के लिए एक नया लक्ष्य मिल गया, वह क्षेत्र जहां से पोस्टेज स्फिंक्स की थोड़ी से टूटा था। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नजर डालनी चाहिए। ऊर्जा विस्फोटों, संपीड़ित मौलिक हमलों और सैकड़ों विस्फोटक ऊर्जा से भरे तीरों के नेक्रोस्फिंक्स के शरीर पर टकराने के बाद उसकी ठुड्डी पर दरारें दिखाई देने लगीं। अचानक डैनी अपने हाथ में अपनी तलवार को कसकर पकड़े हुए नेक्रोस्फिंक्स के सामने प्रकट हुआ। उसके माथे से पसीने की बूंदें टपक रही थीं और नाक से खून बहने लगा था। हालांकि डैनी का पूरा ध्यान अपनी प्रबलित तलवार की ऊर्जा की बढ़ती तीव्रता पर था। उसकी तलवार को घेरे हुए प्रबलित तलवार की ऊर्जा तेजी से बढ़ रही थी। साथ ही डैनी ने तलवार पर अंकित सभी मंत्रों को एक साथ सक्रिय कर दिया और कुछ सेकंड के लिए तलवार को प्रबलित तलवार की ऊर्जा से एकीकृत कर दिया, ताकि उसकी शक्ति अधिकतम हो जाए। तलवार की ऊर्जा और तलवार की कलाकृति का सम्मिलन डैनी केवल कुछ ही बार लगातार कर सकता था, बिना तलवार की कलाकृति को नुकसान पहुंचाए। इस बार उसकी प्रबलित तलवार की ऊर्जा का घनत्व अत्यंत अधिक था, जिसके कारण डैनी अगले 24 घंटों के दौरान ऊर्जा सम्मिलन मंत्र का दोबारा उपयोग नहीं कर सका। तलवार चलाने से पहले उसने अपने पास मौजूद हर चीज का इस्तेमाल करके अपनी ताकत को जितना हो सके उतना बढ़ाया। तलवार की नोक ने नेक्रोस्फिंक्स की मकड़ी के जाले जैसी फटी हुई ठुड्डी को आसानी से भेद दिया। हालांकि तलवार राक्षस के चेहरे में जितनी गहराई तक घुसती गई, उसे आगे धकेलना उतना ही मुश्किल होता गया। डैनी ने अपनी भौहें उठाईं, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता का कोई निशान नहीं था। वह झील की तरह शांत था, जबकि तलवार की धारदार भुजाएं हवा में लहरा रही थीं, मानो उसे 2 टुकड़ों में काटने को तैयार हो। डैनी ने तलवार के सिरे से ऊर्जा का अचानक विस्फोट करते हुए उसमें समाहित प्रबलित तलवार ऊर्जा को मुक्त कर दिया। तलवार ऊर्जा और अधिक संघनित हो गई थी, जिससे कलाकृति द्वारा उत्सर्जित पतली किरण की मारक क्षमता बढ़ गई थी। पतली और देखने में नेक्रोस्फिंक्स के लिए हानिरहित प्रतीत होने के बावजूद तलवार ऊर्जा की किरण ने नेक्रोस्फिंक्स के सिर को भेद दिया। नेक्रोस्फिंक्स की गति रुक गई, उसके दरांती डैनी की गर्दन से 1 मीटर से भी कम दूरी पर ठहर गए। डैनी ने फिर दरांती को हल्के से घुमाया, जिससे नेक्रोस्फिंक्स की ठोड़ी पर एक श्रृंखला प्रतिक्रिया हुई। ठोड़ी चूर चूर हो गई और इसके बाद डोमिनो प्रभाव से नेक्रोस्फिंक्स का पूरा सिर ढह गया। इसके बाद नेक्रोस्फिंक्स के अवशेष जमीन पर गिर पड़े और वहीं पर बिना हिले डुले पड़े रहे। अंततः नेक्रोस्फिंक्स मारा गया। डैनी हौंफ रहा था और हजारों योद्धाओं ने भी राहत की सांस ली। अनंत की जंजीरों में संचित ऊर्जा लगभग समाप्त होने वाली थी। बस कुछ ही अंश बचे थे, जो नेक्रोस्फिंक्स को 1/4 सेकंड के लिए रोके रखने के लिए पर्याप्त थे। चाहे वे स्थिति को किसी भी तरह से देखें, मामला बेहद गंभीर था। आखिरकार गतिशील नेक्रोस्फिंक्स सीमित नेक्रोस्फिंक्स की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली था। डैनी की ऊर्जा अब थोड़ी अस्थिर थी। उसके सिर में दर्द हो रहा था और उसकी नज़र धुंधली हो रही थी। फिर भी उसने आराम नहीं किया। उसने अपने रेगिस्तानी जासूसों से दूसरे युद्ध क्षेत्र की मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी देने को कहा, ताकि उन्हें उनकी प्रगति का मोटा मोटा अंदाजा हो सके।
डैनी और उसकी सेना ने दक्षिणी द्वार को पूरी तरह से तोड़ नहीं पाया था, लेकिन सबसे मजबूत रक्षा बलों को पहले ही पराजित कर दिया गया था। ये स्पष्ट था कि पवित्र रेगिस्तान के बचे हुए मरे हुए लोग जल्द ही मारे जाएंगे, कम से कम दक्षिणी क्षेत्र में। डैनी ने बोन जायंट्स, नेक्रोस्फिंक्स और अनुबिराट्स व क्लेशबिट्स को हरा दिया था, जबकि अन्य लॉर्ड्स ने केवल 2 बोन जायंट्स और कुछ अनुबिराट्स व क्लेशबिट्स का ही सामना किया था। इस उपलब्धि के लिए हजारों लोगों को अपनी जान कुर्बान करनी पड़ी, लेकिन डैनी की राय में ये बेहतर ही हुआ। बाद में उन्हें जितने कम विरोधियों का सामना करना पड़े उतना ही बेहतर है। जब बाकी लॉर्ड्स संघर्ष कर रहे थे, तब डैनी ने रेगिस्तान के बचे हुए मरे हुओं से निपटने में अपने अधीनस्थों की मदद करने का फैसला किया। युद्ध क्षेत्र को साफ करने और लूटे गए सामान को अपने वॉर के भंडारण स्थान में रखने में 1 घंटे से भी कम समय लगा। इसके बाद उनके पास अपनी ऊर्जा पुनः प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय था। डैनी द्वारा 3 संदेशवाहक क्रिस्टल प्राप्त करने से ठीक पहले उसने और उसकी सेना ने लॉर्ड्स को देखते हुए थोड़ा आराम करने का फैसला किया। तैयारियां कितनी पूरी हो चुकी हैं? डैनी ने तीनों संदेशवाहक क्रिस्टलों में पूछा, लेकिन उसे तीनों से एक ही जवाब मिला। हम तैयार हैं और आपके आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं, मेरे प्रभु। अपनी मूल ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के दौरान अन्य 3 द्वारों पर स्थिति के बारे में कई रिपोर्टें प्राप्त करता रहा। सभी ने देख लिया था कि डैनी और उसकी सेना ने अपनी लड़ाई समाप्त कर ली है, और तीनों लॉर्ड धीरे धीरे घबरा रहे थे। उन्होंने युद्ध का रुख अपने पक्ष में मोड़ने के लिए अपने तुरुप के पत्ते इस्तेमाल करने शुरू कर दिए। बोन जायंट्स, अनुबिराट्स और क्लेशबिट्स बुरी तरह मारे गए। अब केवल नेक्रोस्फिंक्स और कुछ कमजोर अनडेड ही बचे थे जिन्हें मारना था। रक्षा की कमजोर इकाइयों में भी कुछ शक्तिशाली बल मौजूद थे, लेकिन तीनों लॉर्ड्स ने नेक्रोस्फिंक्स पर ध्यान केंद्रित किया। ये स्वाभाविक ही था, क्योंकि नेक्रोस्फिंक्स ने उनके 1/10 से अधिक सैनिकों को मार गिराया था। प्रत्येक द्वार के सामने 30,000 से अधिक शव बिखरे पड़े थे, जिन्हें गार्जियन स्टैच्यू और पवित्र रेगिस्तान के अनडेड ने मार डाला था। डैनी को ये रिपोर्टें बहुत पसंद आईं। उन्हें सुनना दिलचस्प था, और इनसे डैनी को अपनी सेना के साथ कुछ आराम करने के बाद दक्षिणी द्वार से प्राइमडेवल पिरामिड में प्रवेश करने का पर्याप्त कारण मिल गया। कुछ और आदेश भेजने के बाद उसने तीनों संदेशवाहक क्रिस्टल को अपनी बेल्ट से बांध लिया। फिर वह धीरे धीरे और सावधानी से विशाल द्वार से होते हुए प्राइमडेवल पिरामिड में प्रवेश कर गया। अन्य लोगों से पहले प्राइमडेवल पिरामिड में प्रवेश करने का उसका निर्णय लापरवाह माना जा सकता है। आखिरकार अन्य लॉर्ड्स शेष द्वारों पर हमला करना बंद करके डैनी की सेना को भेदते हुए दक्षिणी द्वार से उसके पीछे प्राइमडेवल पिरामिड में प्रवेश कर सकते थे। हालांकि डैनी ने यह सुनिश्चित किया कि उसकी सेना उसके पीछे पीछे प्राइमडेवल पिरामिड के अंदर जाए, जहां अधिकांश सैनिक पिरामिड के प्रवेश द्वार की भीतर से रक्षा कर रहे थे। डैनी ने कई बड़े पैमाने के तोपखाने हथियार बरामद किए थे, जैसे कि बोल्डर कैटापुल्ट, कवच भेदी बोल्ट का उपयोग करने वाले बड़े पैमाने के बैलिस्टा और जादुई स्कॉर्पियो, जो 1 मिनट के भीतर 60 से अधिक बोल्ट छोड़ने में सक्षम था। पर्याप्त तैयारियों के साथ डैनी यह सुनिश्चित कर सकता था कि कोई भी दक्षिणी प्रवेश द्वार के लंबे गलियारे में घुसने की हिम्मत न करे। प्राइमडेवल पिरामिड से गुजरते समय वह नहीं चाहता था कि कोई उसे परेशान करे। ध्यान भटकने से गलतियां होना लाजमी था, और गलतियां अक्सर मौत का कारण बनती थीं। कम से कम ओरिजिन एक्सपेंस में तो ज्यादातर यही हाल था। कुल मिलाकर प्राइमडेवल पिरामिड का भीतरी भाग काफी खतरनाक था। इसमें पहेलियां, जाल और पिरामिड के सबसे भीतरी हिस्सों की रक्षा करने वाले कई रक्षक मौजूद थे। फिर भी डैनी ने इन सभी से बड़ी आसानी से पार पा लिया। जबकि अन्य लॉर्ड्स नेक्रोस्फिंक्स और अन्य अनडेड को मारने के लिए संघर्ष कर रहे थे, डैनी पहले से ही विशाल भूलभुलैया के अंदर था और उसने प्राइमडेवल पिरामिड का पहला खजाना कक्ष ढूंढ लिया था। वह अपनी प्रबलित तलवार की ऊर्जा का उपयोग करके अधिकांश जालों को सक्रिय करने और संरक्षक मूर्तियों को उनके सक्रिय होने से पहले ही लंबी दूरी की ऊर्जा तलवारों से मारने में काफी तेज था। डैनी ने प्राइमडेवल पिरामिड पर विजय प्राप्त करते समय अपनी सोलर ट्रेड का भरपूर फायदा उठाया, लेकिन ये तो सामान्य बात थी। वह अपनी रीइंफोर्स्ड स्वॉर्ड ची का इस्तेमाल क्यों नहीं करता? सुरक्षित विजय सुनिश्चित करने के लिए अपने सभी साधनों का उपयोग करना आवश्यक था। इसलिए डैनी ने ठीक वैसा ही किया। पहले खजाने के तहखाने में कदम रखते ही डैनी तुरंत सोने के सिक्कों, चमकती हुई कलाकृतियों की ओर नहीं दौड़ा जो सॉकेट के ऊपर मंडरा रही थी, और न ही उस भाग्य बुलाने वाले स्क्रॉल की ओर जो मानो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था और उसे अपनी ओर खींच रहा था। अपने सामने प्रकट हुए भाग्य से मोहित होने के बजाय डैनी ने अपनी प्रबलित तलवार की ऊर्जा को एक फैलते हुए गोले के रूप में छोड़ा। अपनी प्रबल तलवार ऊर्जा को इस प्रकार मुक्त करने से उसकी मानसिक शक्ति और ऊर्जा तेजी से समाप्त हो गई।
फिर भी मंत्रों और जालों का पता लगाने के लिए तलवार ऊर्जा क्षेत्र का विस्तार करना आवश्यक था। अधिकांश जाल दो श्रेणियों में विभाजित थे, जादुई जाल और सामान्य जाल। सामान्य शब्द से यह आशय निकलता था कि सामान्य जाल खतरनाक नहीं होते, हालांकि प्राचीन खंडहरों में मृत्यु का प्रमुख कारण यही जाल थे। सामान्य जालों का पता लगाना कठिन था क्योंकि हवा और जमीन में व्याप्त ऊर्जा सामान्य ज्यादातर ऊर्जाहीन जालों द्वारा छोड़े गए निशानों को आसानी से मिटा देती थी। वहीं नाम से ही स्पष्ट है कि जादू के जाल जादू की मदद से बनाए गए जाल थे। ये जाल काफी जटिल होते थे और इनके सक्रिय होने पर परेशानी खड़ी हो जाती थी। सौभाग्य से आसपास के क्षेत्र पर ध्यान देने से इन्हें पहचानना काफी आसान था। अधिकांश लॉर्ड्स को पहले खजाने के तहखाने में कुछ गड़बड़ जरूर नजर आती। वे कलाकृतियों और भाग्य बुलाने वाले स्क्रॉल की ओर लालच में आकर नहीं बढ़ते और पहले अपने आसपास का जायजा लेते। हालांकि कुछ मूर्ख हमेशा बिना सोचे समझे काम कर बैठते हैं। कुछ मूर्ख अपने लालच में आकर जल्दबाजी में आगे बढ़ते हैं और एक साथ कई जटिल जादुई जालों को सक्रिय कर देते हैं। लालच में अंधे हो चुके मूर्ख पुरुष और स्त्रियां ठंड से जमकर मरने से पहले जिंदा जल जाएंगे। फिर वे लाश भक्षक जादू के प्रभाव में आ जाएंगे। उनके शरीरों का उपयोग आदिम पिरामिड की रक्षा सेनाओं को पुनर्जीवित करने के लिए किया जाएगा। डैनी को जादू टोने के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन उसे कुछ बुनियादी जादू टोने पता थे। वह कुछ कम याद जादू टोने के प्रभाव का भी अंदाजा लगा सकता था। हालांकि बस इतना ही। इस कमरे में मौजूद ज्यादातर जादू टोने के पूरे प्रभाव के बारे में उसे कुछ नहीं पता था। इसलिए सतर्कता से इधर उधर घूमने के बजाय डैनी ने कुछ ऐसा किया जिसे ज्यादातर लोग मूर्खतापूर्ण मानते। उसने अपने स्वॉर्ड स्फीयर से पूरे खजाने को भरकर सारे पुरस्कार खोने का जोखिम उठाया। फिर वह खजाने से निकलकर उस गलियारे में लौट आया जहां लेमिया क्वीन और कुछ अन्य समन्स और अवेकेंड उसका इंतजार कर रहे थे। खजाने से निकलते ही डैनी ने स्वॉर्ड स्फीयर के जरिए ऊर्जा का एक विस्फोट किया। स्फीयर फट गया और स्वॉर्ड पूरे खजाने में फैल गई, जिससे खजाने के अंदर मौजूद सभी मंत्र एक साथ सक्रिय हो गए। पल भर में खजाने की तिजोरी में आग लग गई। 1 मिनट बाद ही वह पानी से भर गई। हालांकि पानी तिजोरी से बाहर नहीं निकला। ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य अवरोध उसे तिजोरी से बाहर निकलने से रोक रहा हो। डैनियल पानी से पूरी तरह भरी हुई तिजोरी के प्रवेश द्वार से 1 मीटर से भी कम दूरी पर खड़ा था। पलक झपकते ही पानी जम गया, जिससे तिजोरी की दीवारों पर दरारें फैल गईं। अपने सामने हो रहे अचानक बदलावों को देखकर डैनी ने भौहें सिकुड़ी। हालांकि सबसे दिलचस्प बात यह थी कि डैनी के सामने की बर्फ अचानक गायब हो गई और जमीन पर एक काला पंचकोण बन गया, जिसने बर्फ को पल भर में निगल लिया। कुछ और जादुई शक्तियां सक्रिय हो गई थीं और उनका असर 10 मिनट बाद तक बना रहा। जब सब कुछ शांत हो गया तब डैनी आखिरकार खजाने की तिजोरी में प्रवेश कर सका और उन खजानों को इकट्ठा कर सका जो भयंकर आग, बाढ़, पानी के बर्फ में बदलने और बर्फ के पिघलने जैसी घटनाओं से बच गए थे। खजाने की तिजोरी की सतह पर फैला सोना गायब हो गया था, जिससे अधिकांश जागृत लोग मन ही मन कोसने लगे। हालांकि डैनी का ध्यान मुख्य रूप से भाग्य बुलाने वाले स्क्रॉल और कलाकृतियों पर केंद्रित था। ये ऐसी रचनाएं थीं जो आसानी से आग, थोड़े से पानी और बर्फ को सहन कर सकती थीं। डैनी ने कलाकृतियां और भाग्य बुलाने वाले स्क्रॉल एकत्र किए। तभी उसने लेमिया रानी को धीरे धीरे अपनी ओर आते हुए सुना। उसके हाथों में एक हरा संदेशवाहक क्रिस्टल था। लगता है बाकी लॉर्ड्स ने नेक्रोस्फिंक्स का सफाया कर दिया है। उन्होंने थोड़ी देर आराम किया और अब प्राइमडिवल पिरामिड से निकल रहे हैं। लगता है उनका मन बदल गया है और उन्होंने बाकी लड़ाई के लिए हाथ मिला लिया है। रेगिस्तान के जासूसों ने तीनों लॉर्ड्स को एक साथ आते देखा है, लेमिया रानी ने गुस्से में फुफकारते हुए बताया। तो उन्होंने हमारी ली हुई कसम तोड़ दी। लगता है इन लोगों के लिए वसीयत के नाम पर ली गई मौखिक कसमों का कोई महत्व नहीं है, डैनी ने कंधे उचकाते हुए कहा। उसने हल्के से आगे कहा, लगता है उनके धोखे की आशंका पहले से ही कर लेना और कुछ तैयारी कर रखना एक समझदारी भरा फैसला था। उसका इलाका लोगों से खाली था, इस समय पूरी तरह असुरक्षित था। ये स्पष्ट था कि डैनी को लॉर्ड्स से विश्वासघात की आशंका थी। दुर्भाग्य से तीनों लॉर्ड्स ने उसे हराने के लिए हाथ मिला लिया था। यह थोड़ा निराशाजनक था, लेकिन डैनी ने इस बात को पहले से ही ध्यान में रखा था। तीनों लॉर्ड्स के उसके क्षेत्र की ओर बढ़ने की खबर कुछ अजीब नहीं थी। डैनी ने अपनी बेल्ट से तीनों संदेशवाहक क्रिस्टल निकाले, गला साफ किया और उनमें ऊर्जा प्रवाहित करके अपना अगला आदेश भेजा। हमला करो और समनिंग कोर वापस लाओ। डैनी ने संदेशवाहक क्रिस्टल के माध्यम से आदेश दिया। आपके आदेश का पालन हो मेरे स्वामी।
संदेशवाहक क्रिस्टलों से 3 बुलंद आवाजें गूंजी, जिसके बाद पृष्ठभूमि में हजारों लोगों के जयकारे सुनाई दिए। डैनियल ने सिर हिलाकर जवाब दिया। उसने संदेशवाहक क्रिस्टल वापस बेल्ट में रख दिए और खजाने की तिजोरी पर एक नजर डाली। भले ही तीनों लॉर्ड्स उसके अड्डे पर हमला कर दें, डैनी ने प्राइमडेवल पिरामिड को छोड़कर अपने क्षेत्र को बचाने के लिए भागने की संभावना पर विचार भी नहीं किया। इसके बजाय उसने दुश्मन सरदारों के इलाकों के पास तैनात हत्यारों को आदेश दिया था। ये हत्यारे कई दिनों से एक ही जगह पर छिपे हुए थे और धैर्यपूर्वक अपने सरदार के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे। डैनी पिछले कुछ दिनों से हर चीज पर बारीकी से नजर रख रहा था। उसने अपने रेगिस्तानी जासूसों से मिली जानकारी का इस्तेमाल करके तीनों सरदारों के क्षेत्रों में लड़ाकों की सटीक संख्या का पता लगाया था और यह भी पता लगाया था कि प्राइमडेवल पिरामिड पर विजय प्राप्त करने के लिए निकलते समय वे अपने क्षेत्रों में कितने योद्धाओं को पीछे छोड़ गए थे। ये केवल इसलिए संभव हो पाया क्योंकि डैनी के क्षेत्र में रेगिस्तानी स्काउट्स की संख्या 500 से अधिक थी। उन्होंने इस समय तक पवित्र रेगिस्तान के पूरे छिपे हुए क्षेत्र में एक परिपूर्ण नेटवर्क प्रणाली बना ली थी। नेटवर्क प्रणाली की बदौलत उनके पास मौजूद संदेशवाहक क्रिस्टल की सहायता से उन्हें घटित होते ही हर घटना की जानकारी मिल जाती थी। इससे गुप्त हत्यारों को अन्य सरदारों के क्षेत्रों पर तब हमला करने का अवसर मिला जब वे सबसे कमजोर स्थिति में थे और उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि इच्छा की शपथ तोड़कर उन्होंने खुद पर कितना आतंक लाद दिया है। डैनियल वादों को बहुत महत्व देता था, इसलिए जब दूसरे सरदार पवित्र रेगिस्तान के मरे हुओं से निपटने में व्यस्त थे तब वह उन पर हमला नहीं करना चाहता था। लेकिन अब जब उन्होंने उसके क्षेत्र पर हमला करके शपथ तोड़ दी थी तो पीछे हटने का कोई कारण नहीं था। डैनी ने संदेशवाहक क्रिस्टलों को छुआ, उनमें थोड़ी ऊर्जा डाली और फिर हल्के से कुछ जोड़ा। किसी को भी जिंदा मत छोड़ो, सबको मार डालो। लेखक की टिप्पणी। लेखक वापस आ गया है। अतीत के इस प्यारे से अंश के बारे में आपकी क्या राय है? क्या यह उतना ही प्यारा है जितना मैंने वर्णन किया है, या निराशाजनक है? क्या आपने डैनी से एक विशाल क्षेत्र के अधिपति होने की उम्मीद की थी, या उसकी ताकत और कार्यों ने आपकी अपेक्षाओं को पूरा किया? क्या वह माइकल जितना ही जिम्मेदार है, या डैनी थोड़ा लापरवाह है? क्या वह नायक के भाई के रूप में आपके मानकों पर खरा उतरता है? अपनी लॉर्ड की शक्ति खोना नहीं चाहता था, लेकिन उसे यकीन था कि इसका असर उस पर उतना नहीं पड़ेगा जितना कि अन्य लॉर्ड्स पर पड़ेगा। अपने लोगों के साथ उनका रिश्ता इतना नाजुक नहीं था कि केवल इसलिए टूट जाए क्योंकि वफादारी के वे बंधन जो उन्हें उनकी प्रजा से जोड़ते थे, नष्ट होने वाले थे। डैनियल फैंग ने अपने रेगिस्तानी हथियारों की टुकड़ी प्रत्येक में 1000 हथियारों की 3 इकाइयां को अपने दुश्मनों के इलाकों में भेजा। अपने रेगिस्तानी स्काउट्स द्वारा बनाए गए उत्तम नेटवर्क सिस्टम का उपयोग करके डैनियल ये सुनिश्चित कर सका कि रेगिस्तानी हथियारों को उस क्षेत्र में किसी भी अज्ञात दुश्मन से न लड़ना पड़े। उन्हें बस इतना करना था कि उन कुछ 100 योद्धाओं को मार डालना था जिन्हें संभावित राक्षसी हमलों से क्षेत्रों और उनके नागरिकों की रक्षा के लिए पीछे छोड़ दिया गया था। रक्षा करने वालों में बहुत कम ही शक्तिशाली समन थे। अधिकांश प्रथम स्तर के थे और अभी प्रशिक्षण में थे। फिर भी कुछ द्वितीय स्तर के समन थे जो संकट की स्थिति में भी सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करते थे। कम से कम रेगिस्तानी हत्यारों के हमले से पहले तक तो यही माना जाता था। तीनों लॉर्ड्स को यह उम्मीद नहीं थी कि डैनी ने पवित्र रेगिस्तान के गुप्त क्षेत्र में कई दिनों तक 3000 हथियारों की सेना तैनात कर रखी होगी। जब उनके आपातकालीन संदेशवाहक क्रिस्टल लगभग एक ही समय पर चमक उठे और उन्हें डैनी के हमले की सूचना दी तो वे इस स्थिति को स्वीकार नहीं कर पाए। इस कमीने ने हमें धोखा दिया। ड्रेकना लॉर्ड दहाड़ा और भयंकर लपटें उगलने लगा। आग की लपटों ने पल भर में पास की इमारत को जलाकर राख कर दिया, जिससे काफी अफरा तफरी मच गई। उस पर पहले हमला करना अच्छा निर्णय था। वह कमीना इंसान बड़ी चालाक लोमड़ी है। वह हमारे इलाकों के बदले अपना इलाका दांव पर लगाने को तैयार है। उसने शायद यह अनुमान लगा लिया होगा कि हम मौखिक शपथ तोड़ देंगे, टेरानोडोन लॉर्ड ने कहा। अभी तक उसे किसी बात की चिंता नहीं थी। टेरानोडोन स्वामी ने शांत भाव से आसपास का जायजा लिया। वह मानव स्वामी के क्षेत्र के नागरिकों को खोजने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे यह जानकर हैरानी हुई कि वहां कोई नहीं था। जब वह मानव स्वामी के क्षेत्र में स्थित बस्ती के बाहरी इलाके से महज 500 मीटर दूर था, तब भी उसे ऐसा लग रहा था मानो हर जगह मानव सेवकों की चहल पहल हो रही हो। रिपोर्टों में भी यही कहा गया था कि मानव सेवक हमेशा से ही अपने दैनिक कार्यों में लगे रहते थे। जैसे ही वे बस्ती के पास पहुंचे, स्थिति बदल गई। बस्ती के बाहरी इलाके से 500 मीटर से भी कम दूरी पर पहुंचते ही वहां के निवासी गायब हो गए। भ्रम का जाल।
उसने सब कुछ बहुत पहले से ही योजना बना लिया था। टेरानोडोन लॉर्ड ने दांत पीसते हुए बुदबुदाया जब उसे एहसास हुआ कि मानव लॉर्ड उतना मूर्ख नहीं था जितना उसने सोचा था। रा एंड अल्फा सन ओमाइक्रॉन वी एप्सिलॉन एल सी ओमाइक्रॉन एम। ये स्पष्ट था कि डैनियल ने पवित्र रेगिस्तान के मरे हुओं के खिलाफ और भी अधिक तैयारी कर ली थी, और अब उसने विश्वासघात का सामना करने के लिए भी पूरी तरह से तैयारी कर ली थी। मेरे क्षेत्र के योद्धा मारे जा चुके हैं। अब बस कुछ ही समय की बात है, मेरा समनिंग गेट भी नष्ट हो जाएगा। ग्लोराक ने भयावह स्वर में घोषणा की, उसके पत्थर जैसे चेहरे पर एक भयानक भाव उभर आया। उसने गुर्राते हुए अपना हाथ उठाया और उसे मानव स्वामी के आह्वान द्वार की ओर इशारा किया। बुलावा द्वार को शीघ्र नष्ट करो। अगर हम पहले उसकी शक्ति छीन लें तो उसके बुलावे अपने स्वामी के आदेश का पालन नहीं करेंगे। ग्लोराक स्वामी ने चिल्लाते हुए कहा, जिससे पवित्र रेगिस्तान के मरे हुओं के खिलाफ लड़ाई में बचे हुए लोग आगे बढ़ गए। ग्लोरेक ने अपने रास्ते में आने वाली हर संरचना को नष्ट कर दिया, जब तक कि वे अंततः समनिंग गेट तक नहीं पहुंच गए। समय बर्बाद किए बिना उन्होंने समनिंग गेट के धातु के ढांचे पर जोरदार प्रहार करना शुरू कर दिया। सम्मन्स ने समनिंग गेट को शीघ्रता से नष्ट करने के प्रयास में अपने शरीर की पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया। हालांकि यह इतना आसान नहीं था। सभी समनिंग गेट बेहद मजबूत थे, जिससे कुछ ही मिनटों में उन्हें नष्ट करना लगभग नामुमकिन था। सामान्य परिस्थितियों में भी एक समनिंग गेट को नष्ट करने में घंटों लग जाते थे। केवल असाधारण शारीरिक शक्ति वाले टियर 5 लॉर्ड ही बिना ज्यादा कठिनाई के एक बेसिक समनिंग गेट को नष्ट कर सकते थे। लेकिन जाहिर है, उपस्थित लॉर्ड्स में से किसी के पास इतनी जबरदस्त शक्ति नहीं थी। मानव स्वामी के आह्वान द्वार के नष्ट होते ही हमें अलग अलग होकर अपने अपने क्षेत्रों में लौट जाना चाहिए। उसने हमारे प्रत्येक क्षेत्र में लगभग 1000 हत्यारे भेजे हैं। उन्हें हमारे आह्वान द्वारों को नष्ट करने में पूरा एक दिन लगेगा, शायद इससे भी अधिक। हम उसकी चालों का इस्तेमाल उसी के विरुद्ध कर सकते हैं, ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि वह अपनी स्वामी शक्तियां खो दे और फिर अपने क्षेत्रों की रक्षा के लिए लौट आए। टेरानोडोन स्वामी ने आत्मविश्वास से भरी आवाज में कहा। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसका समनिंग गेट हमले की चपेट में था, और उसे हो रहा नुकसान बहुत भयावह था। क्योंकि लॉर्ड स्वाभाविक रूप से अपने समनिंग गेट से जुड़े होते थे, इसलिए वे स्पष्ट रूप से बता सकते थे कि उस पर हमला हो रहा है या नहीं। वे ये भी महसूस कर सकते थे कि उनके समनिंग गेट को कितना नुकसान हो रहा है। यही कारण था कि टेरानोडोन लॉर्ड के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। क्या उसने इसके लिए भी तैयारी की थी? टेरानोडोन लॉर्ड ने खुद से पूछा, और उसे बहुत देर से एहसास हुआ कि समनिंग गेट के विनाश को तेज करने के साधनों की तैयारी करना तभी स्वाभाविक था जब किसी ने अपने अल्पकालिक सहयोगियों को खत्म करने की सावधानीपूर्वक योजना बनाई हो। हालांकि डैनी को उम्मीद नहीं थी कि तीनों लॉर्ड्स अपनी मौखिक शपथ तोड़कर उस पर हमला करने के लिए एकजुट हो जाएंगे, फिर भी उसने हजारों एलिमेंटल सोर्स स्टोन फ्रेगमेंटेशन ग्रेनेड तैयार कर रखे थे। डैनी ने अन्य लॉर्ड्स के खिलाफ इनका इस्तेमाल नहीं किया था, क्योंकि वह जानता था कि इस तुरुप के पत्ते का खुलासा भविष्य में समस्याएं पैदा कर सकता है। इसलिए अब जब उसने एलिमेंटल सोर्स स्टोन फ्रेगमेंटेशन ग्रेनेड का खुलासा कर दिया था, तो उसे यकीन था कि इनके पूरे इस्तेमाल का खुलासा हो सकता है। फ्रेगमेंटेशन ग्रेनेड काफी भारी थे। प्रत्येक ग्रेनेड में 1 पाउंड उच्च विस्फोटक भरा होता था और 3 मीटर के घातक विस्फोट दायरे के साथ ये ग्रेनेड विनाशकारी थे। इनकी विनाशकारी शक्ति असाधारण थी, लेकिन बात यही खत्म नहीं होती थी। फ्रेगमेंटेशन ग्रेनेड के विस्फोटकों में प्रयुक्त एलिमेंटल सोर्स स्टोन जादू को नष्ट करने और उन्हें विस्फोटित करने में असाधारण रूप से उपयोगी थे। हो सकता है कि एक एलिमेंटल सोर्स स्टोन फ्रेगमेंटेशन ग्रेनेड किसी समनिंग गेट को नष्ट करने के लिए पर्याप्त न हो, लेकिन एक के बाद एक दर्जनों ग्रेनेड को एक साथ सक्रिय करना बिल्कुल अलग बात थी। ग्लोराक लॉर्ड और टेरानोडॉन लॉर्ड ने सबसे पहले महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। उन्हें जल्दी ही एहसास हुआ कि उनके समनिंग गेट्स की शक्ति तेजी से घट रही है। मुझे लगता है कि आपको roalpha-d-alpha-snowball.com पर एक नज़र डालनी चाहिए। इस प्रकार टेरानोडोन लॉर्ड ने अपने अधीनस्थों को डैनी के समनिंग गेट को नष्ट करने में ग्लोरेक की सहायता करने का आदेश दिया। जब ड्रेकना लॉर्ड को भी स्थिति का पता चला, तो उन्होंने गहरी भौहें चढ़ा ली और अपने अधीनस्थों को आदेश दिया कि वे अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करके द्वार को नष्ट कर दें। यदि वे मानव लॉर्ड के आह्वान द्वार को उनके द्वार के गिरने से पहले नष्ट कर देते तो सब ठीक हो जाता। इसके बाद ड्रेकना अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए समनिंग गेट के जुड़ों को गर्म कर देंगे, जबकि ग्लोराक अपने टन वजनी विशालकाय शरीर का इस्तेमाल करते हुए समनिंग गेट को खींचकर तोड़ने की कोशिश करेंगे। इसी बीच टेरानोडोन लॉर्ड के समन्स ने अपनी विशिष्ट नस्लीय विशेषता का उपयोग करके अन्य समन्स की कार्यक्षमता को बढ़ाया।
उन्होंने बाकी समन्स को मानव लॉर्ड के समनिंग गेट को यथाशीघ्र ध्वस्त करने का मार्गदर्शन किया। अंततः उन्होंने अपनी संयुक्त शक्ति से समनिंग गेट को ध्वस्त कर दिया। गेट नष्ट हो गया और इसके फलस्वरूप डैनी ने अपनी लॉर्ड शक्तियां खो दी। निष्ठा के सभी बंधन पल भर में टूट गए, जिससे मानव सम्मन और अन्य सभी लोग स्वतंत्र रूप से आवागमन कर सके और डैनियल फैंक के आदेशों के कारण अब कभी भी प्रतिबंधित नहीं होंगे। वफादारी की कड़ियां टूटते देख डैनी थोड़ा हैरान रह गया। उसे तीनों लॉर्ड्स की इतनी तेजी की उम्मीद नहीं थी। मन ही मन तो वह यह उम्मीद कर रहा था कि उसके रेगिस्तानी हत्यारे उसके दुश्मनों के समनिंग गेट्स को उसके समनिंग गेट से ज्यादा तेजी से नष्ट कर देंगे। दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं था। इसका मतलब यही है कि लॉर्ड सील में किया गया निवेश सार्थक था, लैमिया रानी ने डैनियल फैंक के बगल में खड़े होकर कहा जब उसने देखा कि उसकी वफादारी की कड़ी टूट गई है। अपने पूर्व स्वामी की इस असहाय स्थिति को देखकर वह अभी डैनियल पर हमला करके उसे मार सकती थी, लेकिन लामिया रानी ने ऐसा सोचा तक नहीं। इसके विपरीत उसे थोड़ा दुख हुआ कि उसके पूर्व स्वामी के साथ उसका मजबूत रिश्ता यूं ही टूट गया। मुझे पूरा यकीन है कि रेगिस्तानी हत्यारे अपना काम पूरा कर लेंगे। चिंता मत करो, हम तुम्हें कभी धोखा नहीं देंगे। वफादारी के बंधन पर भरोसा करने की कोई जरूरत नहीं है। पूरे शरीर पर रेगिस्तानी कवच पहने एक शक्तिशाली मानव सम्मन ने मुट्ठी कसकर भींचते हुए और फिर उसे अपनी छाती पर पटकते हुए अपने पूर्व स्वामी के प्रति अपनी अटूट वफादारी का प्रदर्शन किया। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा सम्मन ने कहा था। उसके सम्मन उसे धोखा नहीं देंगे, भले ही उसने अपनी स्वामी शक्तियां खो दी हों। वफादारी के बंधन ने शायद उन्हें डैनी के आदेशों का पालन करने के लिए मजबूर किया हो, लेकिन उसने कभी अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया। इसके विपरीत वह हमेशा अपनी प्रजा के करीब रहा, उन्हें भाई बंधुओं की तरह मानता था। कभी कभी तो दूसरों को शक होने लगता था कि डैनी सचमुच उनका स्वामी है या उनके परिवार का हिस्सा। वह अपनी प्रजा के इतना करीब था। अगर उन्हें डैनी के लिए अपनी जान भी कुर्बान करनी पड़ती तो वे ऐसा करने में जरा भी संकोच नहीं करते। इसलिए जब तीनों शत्रु सरदारों को पता चला कि डैनी का समनिंग गेट नष्ट हो जाने के बाद भी डेजर्ट असासिन्स ने उनके समनिंग गेट्स को नष्ट करना बंद नहीं किया, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। डैनी के समनिंग गेट के गिरने के कुछ ही समय बाद अन्य गेट भी गिर गए। पवित्र रेगिस्तान के गुप्त क्षेत्र में कोई भी स्वामी नहीं बचा था। हालांकि डैनी के अपनी शक्तियां खोने और अन्य लॉर्ड्स के अपनी शक्तियां खोने में बहुत बड़ा अंतर था। डैनी हमेशा अपने अधीनस्थों के साथ प्यार और सच्ची देखभाल का व्यवहार करता था। वफादारी के बंधन टूटने के बावजूद भी वे उसे धोखा नहीं देते थे। अन्य लॉर्ड्स और उनके अधीनस्थों के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता था। सबसे पहले तो तीनों लॉर्ड्स ने अपनी प्रजा के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वफादारी के बंधन टूट जाने के बाद समन्स अपने पूर्व लॉर्ड्स पर हमला करेंगे। इस समय केवल एक ही बात मायने रखती थी कि समन्स को अब अपने पूर्व स्वामी के सभी आदेशों का पालन करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। अब वे अपने पूर्व स्वामी के आदेशों के विरुद्ध जाने वाले थे, जिससे उनके विरोधियों, अन्य स्वामियों और उनके अधीनस्थों को मारने की उनकी इच्छा प्रकट हो रही थी। अन्य लॉर्ड्स और उनके अधीनस्थों ने उन कई लोगों की मौत का कारण बने थे जिन्हें समन्स पवित्र रेगिस्तान में बुलाए जाने के बाद बेहद प्रिय मानते थे। भले ही वे मृत्यु से पुनर्जीवित हुए समन्स थे, फिर भी वे भावनाओं वाले प्राणी थे। वे प्यार भी करते थे और नफरत भी। वे पीड़ा में थे और शोक मना रहे थे। तीनों लॉर्ड्स के बीच पहले कभी अच्छे संबंध नहीं थे। उन्होंने डैनी से छुटकारा पाने के लिए अपनी सेनाओं को एकजुट किया, क्योंकि वे समझते थे कि वही सबसे खतरनाक था। हालांकि अब जब वफादारी के बंधन नष्ट हो चुके थे, तो सम्मन ने अपने पूर्व स्वामी के आदेशों की अवहेलना की और उन दुश्मनों पर हमला कर दिया जिन्होंने उन्हें असहनीय पीड़ा और दर्द पहुंचाया था। एक भीषण युद्ध छिड़ गया, जिसने डैनी के तबाह हुए क्षेत्र को ग्लोरा, ड्रेकना और पेट्रा लोगों के युद्ध क्षेत्र में बदल दिया। डैनी के इलाके में लड़ाई शुरू हुई तब भी वह प्राइमडेवल पिरामिड के अंदर ही था। अपने क्षेत्र में घटित घटनाओं की पहली रिपोर्ट मिलते ही वह हल्के से मुस्कुराया। इस बीच संभावित समस्याओं की चिंताएं हवा में उड़ गईं। भले ही अतीत में अन्य लॉर्ड्स काफी समस्याग्रस्त रहे हों, लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि वे अपने ही लालच का शिकार हो जाएंगे, और वह भी इतनी आसानी से। अपने क्षेत्र में हुई लड़ाई की पहली खबर मिलते ही डैनी ने सबसे पहले रेगिस्तानी हत्यारों द्वारा दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक सुना। भेजी गई जानकारी काफी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इसमें यह तथ्य भी शामिल था कि हत्यारों ने तीनों समनिंग गेट्स में स्थापित समनिंग कोर एकत्र कर लिए थे। डैनियल ने धैर्यपूर्वक तब तक प्रतीक्षा की जब तक रेगिस्तानी हत्यारे समनिंग कोर लेकर वापस नहीं आ गए। तभी वह प्राइमडेवल पिरामिड छोड़कर अपने तबाह हुए क्षेत्र में लौट आया।
इस समय वह शायद अपने क्षेत्र को बचाने में सक्षम न हो, लेकिन डैनियल फोन तीनों पूर्व लॉर्ड्स और उनकी कुचली हुई सेनाओं के अवशेषों को पूरी तरह से नष्ट कर सकता है। तीनों सेनाएं अब तक कमजोर हो चुकी होंगी। रेगिस्तान के मरे हुओं के खिलाफ लड़ाई के बाद उनकी संख्या पहले ही कम हो गई थी, और यह स्पष्ट था कि आपस में लड़ने से वे और भी थक जाएंगी। इस बीच डैनी की सेना को आराम करने के लिए पर्याप्त समय मिल चुका था। लड़ाई से थकने के बजाय वे ऊब चुके थे और लड़ने के लिए बेताब थे। अन्य सरदारों को खत्म करने की उनकी इच्छा चरम पर थी, और यह खबर सुनकर कि वे आज उन सभी को मार डालेंगे, वे जोर जोर से जयकारे लगाने लगे। आखिरकार वे पवित्र रेगिस्तान के गुप्त क्षेत्र की सत्ता बनने वाले थे। यह उनके लिए बेहद खुशी मनाने और अपने तबाह हुए इलाके में जोश के साथ लौटने का पर्याप्त कारण था। किसी ने भी डैनी के साथ विश्वासघात करने के बारे में नहीं सोचा। उनके लिए वह उनका स्वामी था, चाहे उसकी अपने प्रजाजनों के साथ वफादारी की कोई प्रतिबद्धता हो या न हो। डैनी एक सच्चा स्वामी था जो शक्तिशाली, भरोसेमंद, जरूरतमंदों के लिए सहारा और उन सबसे ईमानदार लोगों में से एक था जिन्हें समन्स ने अपने 2 जन्मों में देखा था। जब डैनी अपनी सेना और रेगिस्तानी हथियारों की तीनों इकाइयों से फिर से मिला, तो वह काफी संतुष्ट था। उसे कुल 11 सम्मनिंग कोर प्राप्त हुए थे, जिन्हें रेगिस्तानी हथियारों ने तीनों सम्मनिंग गेट से बरामद किया था। इतनी संख्या में और अपने नष्ट हुए सम्मनिंग गेट में बचे हुए सम्मनिंग कोर के साथ डैनी को पूरा विश्वास था कि एक बार पुनर्निर्माण के बाद वह अपने बेसिक सम्मनिंग गेट को इंटरमीडिएट ग्रेड में अपग्रेड कर सकता है। इसमें कुछ समय लग सकता है, लेकिन एक बार जब तीनों पूर्व लॉर्ड्स और उनकी पूरी तरह से थकी हुई सेनाओं का ठीक से निपटारा हो जाएगा तो समय कोई मुद्दा नहीं रह जाएगा। डैनी अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए अपने तबाह हुए क्षेत्र की ओर बढ़ रहा था और बेहद आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस कर रहा था। उसे लग रहा था कि सब कुछ खत्म होने से पहले वह एक बार फिर पूरी ताकत से लड़ेगा। जब वे अपने क्षेत्र में वापस लौटे तो अपनी सारी मेहनत को बर्बाद देखकर उसे थोड़ा दुख हुआ, लेकिन डैनी ने खुद को याद दिलाया कि उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात उसकी प्रजा की सुरक्षा है, और इस तरह वह शांत हो गया। बाकी हिस्सों का पुनर्निर्माण किया जा सकता है, भले ही इसमें कुछ समय लग सकता है। अपने क्षेत्र के भीतर स्थित विशाल बस्ती से गुजरते हुए डैनी और उसके साथियों को अनगिनत लाशें मिली। जैसे जैसे वे युद्ध क्षेत्र के केंद्र की ओर बढ़ते गए, जमीन पर बिखरी लाशों, खून, आंतों और शरीर के अन्य अंगों की संख्या लगातार बढ़ती गई। 20,000 से भी कम समन्स और अवेकन बचे थे, जो अपनी जान बचाने के लिए जी जान से लड़ रहे थे और उन लोगों को जान से मारने की पुरजोर इच्छा रखते थे जिन्होंने उन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ दी थी। ड्रेकना, ग्लोराक और पेट्रा जाति के लोग कभी भी दूसरी जातियों से दोस्ती करने के बारे में नहीं सोचते थे। उन्हें अपने स्वामी के आदेशों का पालन करने के लिए मजबूर किया गया था ताकि डैनी के खिलाफ उनकी साजिश कामयाब हो सके। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि पूर्व स्वामियों की तीनों सेनाएं अतीत की घटनाओं को भूल चुकी थीं। वे दशकों से लड़ते आ रहे थे। उनके लिए अचानक दोस्त बनना और साथ साथ रहना असंभव था। उनमें से केवल एक को ही जीवित रहने की अनुमति थी। भले ही पूर्व लॉर्ड्स ने मानव लॉर्ड की हत्या और प्राइमरिवल पिरामिड पर विजय प्राप्त करने के बाद अंतिम युद्ध छिड़ने की योजना बनाई थी, लेकिन उनकी प्रजा इतने लंबे समय तक इंतजार नहीं करना चाहती थी। उनकी घृणा चरम पर पहुंच चुकी थी और वे अपने लॉर्ड्स को अब और समय लेने नहीं देना चाहते थे। समन्स को अब प्राइमरिवल पिरामिड के फायदों की कोई परवाह नहीं थी। वे बस अपने दुश्मनों को मारना और अंत तक जीवित रहना चाहते थे। लेकिन उस क्षण की गहमागहमी में वे एक महत्वपूर्ण बात भूल गए। पवित्र रेगिस्तान के छिपे हुए क्षेत्र में केवल 3 ही नस्लें नहीं बची थीं। जब डैनी और उसकी अनुशासित सेना युद्ध क्षेत्र के केंद्र में पहुंची तो उनका सामना 20,000 से भी कम दुश्मनों के एक छोटे समूह से हुआ। समन्स और अवेकेंड पूरी तरह से थक चुके थे और उनमें से अधिकांश को कमोबेश गंभीर चोटें आई थीं। जहां तक उनकी युद्ध संरचना की बात है, ऐसा नहीं लग रहा था कि इस समय कोई भी युद्ध रणनीति का उपयोग कर रहा हो। तीनों जातियों के सदस्य युद्ध क्षेत्र में बेतरतीब ढंग से फैले हुए थे और किसी भी प्रकार की रणनीति के उपयोग का कोई संकेत नहीं था। इसके विपरीत डैनी और उसके लोग अब भी एक एकजुट इकाई थे। उन्होंने लंबे समय से अभ्यास की गई और कारगर रणनीति का इस्तेमाल करते हुए युद्ध में भाग लिया। एक साथ मिलकर काम करते हुए और अपने भरोसेमंद स्वामी के आदेशों का पालन करते हुए उनके थके हारे दुश्मनों का पर्दाफाश होना तय था। तीनों पूर्व लॉर्ड्स ने युद्ध शुरू होते ही इसे रोकने की कोशिश की थी। वे सभी अपने दुश्मनों को मरते देखना चाहते थे, लेकिन ये भी स्पष्ट था कि अंतिम युद्ध का समय सबसे खराब था। 4 सेनाओं में से 3 एक ही स्थान पर थीं, जिससे एक असंतुलित लड़ाई की स्थिति बन गई थी जिसमें 3 थकी हुई सेनाओं का हारना तय था। लेकिन पूर्व लॉर्ड्स का अब अपनी प्रजा पर कोई नियंत्रण नहीं था।
वे केवल पहले कुछ मिनटों तक इस खूनी लड़ाई को देखते रहे, इसे समाप्त करने की पूरी कोशिश करते रहे, इससे पहले कि उन्होंने यह मान लिया कि यह असंभव है। जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ, तभी तीनों पूर्व लॉर्ड्स को समझ आया कि इस स्थिति से निकलने का केवल एक ही रास्ता था, बशर्ते मानव लौट के लौटने से पहले उनके दुश्मनों को हरा दिया जाए, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे लगता है कि आपको roalpha-pi-d-alpha-snowball.com पर एक नज़र डालनी चाहिए। यह कोई अच्छी योजना नहीं थी, लेकिन तीनों पूर्व लॉर्ड्स आपस में लड़ने लगे। उन्होंने अपने तुरुप के पत्ते खोल दिए और उनका इस्तेमाल करके अन्य लॉर्ड्स को जल्दी से मारकर युद्ध का रुख बदलने की कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ गया। जब तक डैनी युद्ध क्षेत्र में पहुंचा, तीनों लॉर्ड्स बुरी तरह घायल हो चुके थे। उनमें से कोई भी दूसरे के तुरुप के पत्तों से नहीं बच सका, जिससे युद्ध क्षेत्र में एक भयावह स्थिति पैदा हो गई और सभी घायल हो गए। डैनी के लिए स्थिति उम्मीद से कहीं बेहतर थी, जिसका मतलब यह था कि तीनों पूर्व लॉर्ड्स के लिए यह सबसे बुरा संभावित परिणाम था। राप डी अल्फा स्नोवेल सियोमाइक्रोन एम बेशक डैनी को उनकी तकलीफों की कोई परवाह नहीं थी। वास्तव में वह इसका भरपूर आनंद लेता था। उसने पूर्व लॉर्ड्स की आंखों के सामने घटते आतंक को देखा। उनके सामान्य अहंकारी और उदासीन रवैये का कोई निशान नहीं था। मैं इतनी दूरी से भी तुम्हारे डर को महसूस कर सकता हूं, उसने हल्के से हंसते हुए कहा, जब तीनों पूर्व लॉर्ड्स युद्ध के बीच में ही रुक गए। उनकी निगाहें आश्चर्य से डैनी पर टिक गईं और जब उन्होंने देखा कि वह बिल्कुल सुरक्षित और ऊर्जा से भरपूर है, तो उनका आश्चर्य तुरंत सदमे में बदल गया। वह अत्यधिक थके हुए योद्धाओं की पंक्तियों के बीच से गुजरा और दर्जनों छोटी छोटी ची तलवारें बनाई, जिन्हें वह तब छोड़ देता था जब कोई थका हुआ योद्धा क्रोध से अंधा होकर उस पर हमला करता था। उसका हमला बेहद सरल प्रतीत होता था। डैनियल ने बस एक ची तलवार छोड़ी, जिसने हमलावर योद्धाओं की गर्दन या छाती को भेदते हुए उन्हें एक ही वार में मार डाला। उसने मारे गए योद्धाओं पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। डैनियल दर्जनों दुश्मनों को मार गिराते हुए आगे बढ़ता रहा। शुरुआती कुछ आदेश जारी करने के बाद उसने लामिया रानी और अपने अन्य भरोसेमंद अधीनस्थों को कमान सौंप दी। उसका मिशन बचे हुए शक्तिशाली लोगों से निपटना और लॉर्ड्स को हमेशा के लिए खत्म करना था। जहां तक उनके अधीनस्थों की बात है, उन्हें अपने दुश्मनों के खिलाफ दबाव बनाते हुए, उन्हें उनकी सीमा तक धकेलते हुए और जब भी कोई अवसर दिखाई दे, उन पर जबरदस्त बल से हमला करते हुए अपनी उत्तरजीविता सुनिश्चित करने का कार्य सौंपा गया था। तू कमीना, तूने हमें धोखा दिया, ड्रेकना के पूर्व स्वामी ने जोर से दहाड़ा। उसने जलती हुई लपटें उगलने के बजाय खून उगला, जिसे देखकर डैनियल के होठों पर हल्की सी मुस्कान खिल उठी। लगता है मरने के बाद तुम मजाकिया बन गए हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम अभी बहुत मजेदार लग रहे हो? डैनी ने ड्रेकना की ओर एक दर्जनची तलवारें छोड़ते हुए पूछा। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि हमले से ड्रेकना मरेंगे या नहीं। डैनियल बस फिलहाल अपने दुश्मनों पर और दबाव डालना चाहता था। उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि उसकी ची तलवारें इतनी तेज होंगी कि अधमरे ड्रेकना लॉर्ड उन्हें चकमा नहीं दे पाएगा। ड्रेकना केवल 2 ची तलवारों को ही रोक पाया, जबकि बाकी तलवारें उसके महत्वपूर्ण अंगों को भेद गईं। ची तलवारों के वार से उसका बायां हाथ कट गया और घुटने चकनाचूर हो गए, जिससे ड्रेकना जमीन पर गिर पड़ा। क्या इससे वाकई कोई फर्क पड़ता है कि किसने किसको धोखा दिया? आखिरकार तुम्हारी मौत का मतलब सिर्फ इतना है कि तुमने सबसे बुरे हालात के लिए पूरी तैयारी नहीं की थी। वहीं मेरी जीत से साफ पता चलता है कि तुम लोग बिल्कुल बेवकूफ हो, दिमाग के बिना। हालांकि इससे मुझे हैरानी होती है कि तुम तीनों को हराने में मुझे इतना समय कैसे लग गया, लेकिन मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है, डैनियल ने कंधे उचकाते हुए कहा। अगर वह दूसरे लॉर्ड्स के साथ विश्वासघात भी करता तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। युद्ध में जीतने और जीवित रहने के अलावा और कुछ भी मायने नहीं रखता था, चाहे कुछ भी हो जाए। अगले जन्म में तुम अपने कर्मों पर सवाल उठा सकते हो। शायद जल्द ही किसी अत्याचारी के सेवक बनकर तुम्हें मजा आएगा, डैनी ने ताना मारते हुए कहा, और फिर उसका चेहरा एकदम ठंडा पड़ गया। उसके चारों ओर दर्जनों लंबी ची तलवारें प्रकट हुईं, जो घातक इरादे से पूर्व लॉर्ड्स की ओर इशारा कर रही थीं। अब मेरे लिए मर जाओ। ची तलवारें हवा को चीरती हुई खून बहाती हैं और आत्माओं को छीन लेती हैं।